अभी हम बिहार के सहरसा जिला में है। सहरसा जिला के महसी थाना क्षेत्र के बगवा गांव में मौजूद है। हालांकि पूर्णवास गांव के नाम से जाने जाते हैं ये बगवा गांव। मैं उसी गांव में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक पीड़िता मौजूद है और इनके हाथ में एक आवेदन है। अंजुम परवीन मेरे साथ है। अंजुम परवीन की चाची है, उनके पिता मौजूद है। मैं उनके घर पर हूँ और ये दिखाने के लिए आपको आया हूँ कि इनकी शादी आज से 1.5 साल पहले और दरभंगा जिला के गौराबोराम प्रखंड के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के नारी गांव में होता है। बड़ी धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ इस गांव में शादी होती है और शादी में दोनों गांव के लोग मिलजुल कर शादी करते हैं। उसमें बजाते बारात के साथ दूल्हा आता है और उनके पूरे परिवार आते हैं और सब कुछ वो होता है जो मुस्लिम रीति रिवाज में होना चाहिए था, वो सब कुछ होते हैं। उसके बाद निकाह के बाद लड़की की विदाई हो जाती है। लड़की अपने ससुराल यानी कि घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के नारी गांव चली जाती है। सब कुछ ठीक ठाक था, खुशी थी, अच्छे से रह भी रही थी। अपने ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि लड़की को अपना गांव छोड़ना पड़ा और फिर एक बार मैके आना पड़ा वापस, और जब से अपने माँ के पास ही है। यानी ये कह लीजिए इनके ऊपर जो आफत की पहाड़ टूटी है, जो दुख की पहाड़ है, इस घड़ी में इनके साथ पूरे गांव के लोग हैं, पूरे परिवार है। और खुद मैं दरभंगा से चलकर सहरसा आया हूं ये जानने के लिए कि जब इस परिवार से एक लिखित आवेदन देने के लिए घनश्यामपुर थाना पे गया था। अच्छी बात है कि थाना का काम और पुलिस का काम होता है किसी भी केस का अनुसंधान करना, उसकी तहकीकात करना। हालांकि इस मामले में जिस घनश्यामपुर थाना के थाना अध्यक्ष के द्वारा इस आवेदन को स्वीकार किया गया, उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई और विभिन्न धाराओं में के बाद जो अगरतर कार्रवाई होती है वो हो रही है। लेकिन जब मामला अनुसंधान में गया तो मामला सुपरविजन का होता है। अब ये सुपरविजन कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि सुपरविजन सिर्फ 2 जगह से होता है, या तो जो इंस्पेक्टर होते हैं उस इलाके के वो करेंगे, या फिर जो डीएसपी होते हैं यानी कि अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी। मैं सबसे पहले अंजुम परवीन से बातचीत करूंगा और उनसे जानकारी लूंगा कि ऐसी क्या बातचीत हुई कि अचानक आपको ससुराल छोड़ना पड़ा, अपने माँ के पास आना पड़ा। क्या आपके पति के साथ अच्छा संबंध नहीं था, या फिर ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, या आपने जो आवेदन में दिया है दहेज प्रथा का मामला, उत्पीड़न किया गया आपके साथ, क्या कुछ हुआ? अंजुम, सबसे पहले आप बताइए। जी, हमारे माँ पापा ने हमें शादी कर दी, हम ससुराल गए और कुछ दिन रहे ठीक ठाक। कब आपकी शादी हुई? जी 1.5 साल हो रहे हैं शादी हुए। हम यहाँ से ससुराल गए, जो 1 हफ्ते कुछ दिन सही रखा है और तो फिर हमारे दहेज के लिए या पैसे उसे के लिए हमें सब सपोर्ट करने लगे। जब मैं आवाज उठाई तो हमें सब मिलके मारे घुरे। जब अपने तब बहुत तंग आ गए, हम जब होश हो गए, होश में आए, जब तंग आ गए तब अपने माँ पिता के फोन किए, वहां से हमें मुस्कत्ती के लाया गया। और जब नहीं हुआ, बेबर्दाश्त हो गए, तब हमारे माँ पापा ने अकाउंट से वहाँ थाना से। शादी के बाद आप कितना दिन ठीक ठाक था? आपका परिवार, दोनों परिवार कितना दिन ठीक ठाक था? सब 1.5 महीना, एक ऐसे मान लीजिए, मतलब 1-1.5 महीने तक अपने ससुराल में थे? जी। तो आपके पति के साथ अच्छा व्यवहार था, बातचीत, सब कुछ? जी। आपके ससुराल वालों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं था? नहीं, उसके बाद नहीं था। 1-1.5 महीना तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं। अच्छा, 1-1.5 महीना के बाद फिर क्या हुआ? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यहीं से 1-1.5 महीने के बाद ही ऐसा ही हुआ, जो अपने आपस में बात करने लगे। जो ये लड़की से ऐसे पैसे उसे लाए 5 लाख रुपए और घर बनाने के लिए। जब वो सब इसको पढ़ा लिखा दिया लड़कों को, तो लड़का हमसे सवाल उठाए, बोला हम अपने माँ पिता से जाओ फोन करके बोलो जो पैसा देने के लिए 5 लाख रुपए, हम घर बनाएंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे। अच्छा, वो कमाता नहीं था? अब वो कमाते हैं वो अपने खुद जानता, घर में जो होता है राशन पानी वो खर्चा करते हैं और जो बाकी अपने पास में रखते हैं। उसको मतलब वहाँ पे घर वर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? नहीं, घर नहीं बना हुआ। कुछ नहीं, घर नहीं। तो घर बनाने के लिए आपके पिता से पैसा मांगा? जी। तो आपके पिताजी बहुत कमजोर है, नहीं कमा पाते हैं? जी, हम पिताजी पास में पैसे नहीं है? जी, हमारे पास जो जितना देने का हक होता है माँ बाप को, बेटी को, उतना दिया है दहेज में। अब उससे बढ़ के कौन देता है? जो है जितना रहेगा उतना ही देगा। अब जो दिया, आपने आवेदन में दिया है कि सोने चांदी के अलावा जो भी होता है, बर्तन या जो भी सामान होता है लकड़ी का, वो सब कुछ दिया गया है। जी। तो फिर सिर्फ पैसे की डिमांड की जा रही थी, गाड़ी की डिमांड की जा रही थी? गाड़ी की भी डिमांड की गई। अच्छा, क्या बोला गया आपको? बोला 5 लाख रुपए दो और हमारे गाड़ी का भी गाड़ी दो। नहीं, गाड़ी नहीं दोगे तो पैसा दो, हम गाड़ी खरीदेंगे। अच्छा, और नहीं देंगे तो? नहीं देंगे तो तलाक दे दीजिएगा। बोला तलाक देंगे हम आपको। आपसे कहा? जी। भारत सरकार ने एक कानून लाया था, आपको याद होगा। जब ये कानून आया था, इसे काला कानून कहते थे मुस्लिम, और मुस्लिम वर्ग के एक समूह सड़क पर उतर गए थे।
और हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। जानते हैं किसका? ट्रिपल तलाक कानून का। ये कानून क्यों आए थे ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस कानून से किसका नुकसान था, किसका फायदा था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज जो लड़की मेरे सामने बैठी है अंजुम परवीन, इसकी हालत देखकर शायद आप समझ गए होंगे कि मोदी जी ने यह कानून लाने का क्यों प्रस्ताव रखा था संसद के अंदर में। इनको छोटी सी बात पर सरकार से पैसा मांगा गया, 5 लाख रुपया घर बनाने के लिए एक गाड़ी मांगी गई, जिसका डिमांड पूरा नहीं होने पर तलाक की धमकी दी गई। और इतना ही नहीं, लड़की को घर से निकाल दिया कि अब खुद ही भाग के आ गए। हमें निकाल दिया गया है। वहां से निकाल दिया? जी। फिर कैसे आए वहां से? तब किसी से हेल्प लिया, अपने माँ को फोन की तो हमारे माँ गए गाड़ी लेके, हमें वहां से विदा के लेके आए। अच्छा, तब से आप यहीं हैं? जी। तब से इस बीच में आपकी ससुराल वाले से, आपके पति से कोई बातचीत हुई? जी नहीं। कुछ समझौता हुआ? जी नहीं। कुछ नहीं हुआ? नहीं। संपर्क करने का आप कोशिश किए? जी हाँ, बहुत किए। बोला आप हमें लड़की नहीं चाहिए। कौन, किसने कहा? घर वाले भी कहा और उसके फैमिली सब कहा, और लड़का वाले ने उसके कहा। फैमिली ने कहा हाँ कि लड़की मुझे नहीं चाहिए। जी। तब आपने कहा नहीं कि शादी क्यों किया था? बोला ऐसे कर लिए, हम जब शादी किए तो देखा अच्छे हर चीज देंगे, जो मार पिटाई किया आपने ले गए, हर चीज किया। उसे पूछना चाहिए कि शादी मजाक होता है। बोला हम देखिए, इस्लाम में एक कानून है, अगर शरीयत के कानून को मानिए तो इस्लाम में निकाह के बाद उनका सब कुछ इनके ससुराल वालों का हो जाता है, लड़की का, यानी कि अपने पति के गांव, और उनका सारा जीवन यानी कि अब यहाँ से अंतिम सांस तक उनको अपने ससुराल में बिताना होता है। लेकिन अंजुम परवीन के साथ जो हुआ मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। उसकी चाची मेरे साथ है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनकी, आपकी माँ है कि नहीं? जी माँ है। क्या तबीयत खराब है? हाँ, बीमार है। आप उनकी चाची हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा बोलिए। अच्छा, इनके साथ जो हुआ है, आप लोग प्रयास किए कि अंजुम उस घर में बसे रहे? प्रयास कर लिए ना, बहुत प्रयास कर लिए, वहाँ से नहीं हुआ दिल के, तब नहीं यहाँ भिले। अच्छा, क्या करें? कोशिश किया? हाँ, बहुत कोशिश किया, कोशिश नहीं हुआ दिया हमारे से। अच्छा, चलिए हम उनके पिताजी से बात करेंगे। इनके पिताजी है, आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद जमील अहमद। मोहम्मद जमील अहमद साहब हमारे साथ है। और इनके पिताजी थाना पर गए थे, आवेदन दिए। हालांकि अपनी बेटी को के घर बसाने के लिए दर बदर की ठोकर आज सालों से खा रहे हैं, लेकिन क्या पता था इस बाप को कि जिस बेटी को इतने अरमान के साथ हमने उसका घर बसाया, इतने धूमधाम से शादी किया, इतने खर्चा करने के बावजूद भी मुझे आज ठोकरे खाने पड़ रहा है, अपने बेटी को अपने घर में रखने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस बाप के दिल पर क्या बीतता होगा ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनके पिता से ये जानने के लिए आया हूँ कि आखिरकार आप शादी किए बेटी का, उसके बाद क्या कुछ हुआ कि आपकी बेटी आपके घर आ गई? वो तो आपको सारी बात जो है हमारी बच्ची ने बता ही दी है कि क्या हो मामला सकता है कि बच्ची नादान हो, ना समझ हो। आप गार्जियन के तौर पर आपने क्या कुछ समझौते के लिए बातचीत की? समझौते के लिए तो इतना सारा कुछ जब हो गया, उसके बावजूद भी उनको मैंने बार बार फोन किया कि भाई आपस में समझौता कर ले। इससे पहले भी एक बार और हुआ था जो हमने उनको बुला करके समझौता किया, उसके बाद जो है वो लोग चले गए यहाँ से। फिर बाद में जाकर के फिर उसी तरीका से कहानी शुरू कर दिया। उस पर बच्ची ने आवाज उठाई कि इस तरीका से आप हमारे साथ जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर। उसी पर जो है उनके घर वालों ने, जिठानी और क्या था कि उसकी सास ननद सब मिल करके, देवर मिल करके जो है ना बाल घिसेट के मारा भी, और बोला इसका जुबान बहुत चल रहा है, इसको जो है आप मजा चखा देंगे, और उसके बाद जो है हम इस लड़का का जो है इस्तिखार आलम का शादी दूसरा जगह करेंगे जो अधिक दहेज। अच्छा, एक और सवाल है कि आप गार्जियन के तौर पर आपने वहाँ के जो ग्रामीण है, जो लोग समाज है, जो बारात में आए थे आपके यहाँ, आपके दरवाजे पर, उन लोगों से बातचीत की, उनको बताया? हाँ, उन लोगों को भी बताया था। क्या पहल किया उन लोगों? वहाँ के जो है वार्ड सदस्य समिति हैं, अब्दुल सलाम साहब है, अबुल खैर साहब जिला परिषद है, उनसे भी बात मैंने रखी थी। उन लोगों ने भी उनको समझाया। उन्होंने साफ एक ही लफ्ज में कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है समझने का, बैठने का। यानी समाज को भी इनकार? हाँ, समाज को भी इनकार कर दिया। लास्ट में उन लोगों ने कहा कि भाई जो आपको समझ में आता है वो कदम उठाइए, अब हम लोगों का भी बात ये नहीं मानते हैं। समाज में समझौता नहीं हुआ तब आप पुलिस के पास पहुंचे? जब समाज में समझौता नहीं किया उन लोगों ने आपस में, लास्ट में तब जाके मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा। और कानून की सहारा लेने के बाद मैंने घनश्यामपुर थाना गया, वहाँ एक आवेदन दिया लिख करके। वहाँ के है उन्होंने कहा कि ये सुपरविजन करना पड़ेगा, इनको सुपरविजन करवा लीजिए। हम बोले कहाँ पर होगा सुपरविजन? उन्होंने कहा कि बिरौल में होगा, जो इंस्पेक्टर है उन्होंने सुपरविजन करेगा, उसके बाद ये केस जो है FIR होगा, फिर मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा। मैंने उस इंस्पेक्टर से बात किया जब जा करके, तो उन्होंने सारा बात सुन करके उन्होंने इससे 25,000 रुपये खर्च लगेगा। मैंने कहा उसी पर कि सर इतना पैसा मैं गरीब आदमी कहाँ से ला करके दूंगा आपको,
किसने कहा 20-25 ये इंस्पेक्टर साहब ने कहा। नहीं, खुद ही का इंस्पेक्टर साहब नहीं है, उसके कोई एक और उनके साथ कंप्यूटराइज कर रहे थे, वो उन्होंने कहा। इंस्पेक्टर साहब खुद तो नहीं कहे। नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा कि क्या कि खर्चा तो लगेगा ही आपको। इंस्पेक्टर साहब ने कहा? जी, इंस्पेक्टर साहब ने कहा। आप उनसे डायरेक्ट मिले थे? जी जी, डायरेक्ट मिला था। उसके बाद जो है हमने उसको देना भी चाहा, लेकिन वो जो है कुछ बोला नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको खर्च लगेगा और इतना देना पड़ेगा। उसके बाद हम वहां से मायूस होकर के चले आए। लास्ट में जो है मानवा अधिकारी जिला संजय सिंह से बात किया, तो उनसे सारी बात मैंने कहा, तो उन्होंने जो है इंस्पेक्टर साहब से बात की। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब जो उनसे लैंग्वेज में बात किया, उन्होंने कहा कि मैं मानवा अधिकारी जिला दरभंगा से संजय सिंह बात कर रहा हूँ। एक केस नंबर 2/24 जो है आपके पास गया है अंजुम परवीन का, उस केस में क्या आपके स्तर से देखिए क्या हेल्प हो सकता है। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आपको इस केस से क्या इंटरेस्ट है। बोला मैं मनवा अधिकारी जिला दरभंगा से संजय सिंह बात कर रहा हूँ। आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या करने वाले हैं आगे? आपकी बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? बस ये चीज मैं ये चाहता हूँ कि कानून से हो, सरकार से हो, जो भी है, मेरा न्याय मिलना चाहिए मेरी बच्ची के साथ। और अक्सर जब दहेज प्रथा का मामला होता है या दहेज उत्पीड़न का मामला होता है या महिला उत्पीड़न का कोई मामला होता है, उसमें पुलिस भी सुस्ती दिखाती है और प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय समाज है कहीं न कहीं वो भी बड़े चुस्त दुरुस्त नहीं होते हैं। मैं ऐसे समाज से भी और मैं प्रशासन से भी एक ही अपील और एक ही अनुरोध हमेशा की तरह करता रहूंगा कि अगर बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसमें आप उनका सपोर्ट कीजिए। जैसे कि आज अंजुम परवीन के साथ हो रहा है, हो सकता था कि अंजुम परवीन अगर वहां होती और या मानसिक दबाव के कारण ये खुद को सुसाइड कर लेती या फिर इनकी हत्या कर दिया जाता तो मामला क्या होता ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं मानवाधिकार के जिला मीडिया प्रभारी उनसे भी बात करूंगा कि आप इंस्पेक्टर साहब से बात किए तो क्या कुछ हुआ, आप वहां पहुंचे तब क्या हुआ, मैं उनसे बात करूंगा। आप मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला मीडिया प्रभारी दरभंगा से हैं। जब आपके पास अंजुम परवीन का मामला आप तक पहुंचा, इनके पिता आपके पास पहुंचे थे क्योंकि महिला उत्पीड़न और दहेज प्रथा का मामला था, शायद इसलिए भी आपके पास गया होगा क्योंकि मानवाधिकार के पास तभी कोई मामला जाता है जब किसी मानव के अधिकार का हनन होता है, किसी भी इंसान का अधिकार का जब हनन होता है तो उस मामले में मानवाधिकार का थोड़ा सा सहयोग लिया जाता है। ये उनको इतनी आजादी तो मिली है कि वो उनके बारे में 2 शब्द बोल सके। जब आप इंस्पेक्टर साहब को कॉल किए, आपकी वार्ता हुई, कुछ हुआ बताइए। देखिए, हमने जब हमारे पास मामला आया तो हमने पहले इंस्पेक्टर साहब को कॉल किया। बोले सर 2/24 एक केस है जो घनश्यामपुर थाना का है और आपके पास आया है, सुपरविजन करना है सर, उसमें देरी क्यों हो रहा है? आखिर वो बोलते हैं जो आप इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है जब एक इंस्पेक्टर साहब की इस तरह का जवाब मिलता है जो आप इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्यों इस केस में हम इंटरेस्ट क्यों नहीं लिए, क्यों ना ले। क्योंकि देखिए दहेज प्रथा का मामला, किसी के साथ एक तो गरीब माँ बाप है कैसे कैसे अरेंज करके शादी करता है, जिस हिसाब से इन्होंने आवेदन दिया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है दहेज का मामला है, और फिर उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है, उनसे डिमांड किया जाता है। लोग क्या करेगा बताइए आप ही। और हम पूछना चाहते हैं इस समाज से, मौजूदा सरकार से, प्रशासन से, जो क्या ये आप बताइए, जो क्या दहेज प्रथा का केस करना एक अभिशाप है? क्या उसमें केस करने के बाद एक तो पहले ही उनको चूसा गया खून, ऊपर से जब वो शिकायत करने जा रहे, प्रशासन किसके लिए, थाना किस लिए? अगर थाना से फैसला ना हो तो लोग इसी के लिए ना मजबूर होकर के कोई आतंकवाद बन जाता है, कोई बदमाश, कोई क्रिमिनल, अनेकों तरह की बन जाता है। क्यों ये ठोस कदम उठाता है? इसके लिए मजबूर होकर के, क्योंकि प्रशासन से उनको कोई मदद नहीं मिलता है। आज इंस्पेक्टर साहब जिस हिसाब से हमें जवाब दिए हैं, जो इस मामला में आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको क्या लेना देना है। आपने डीएसपी साहब से भी वार्ता हुई? उसके बाद हमने जो है डीएसपी साहब को कॉल लगाया, डीएसपी साहब से भी बात हुई। हाँ, इससे पहले इंस्पेक्टर साहब से जो भी बात हुई है वो मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, डिटेल है। तब हमने डीएसपी साहब को बड़ी उम्मीद से कॉल लगाया तो डीएसपी साहब ने बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिए। वो भी बोल सकते थे क्योंकि उनका भी पद बहुत ऊंचा है, तो वो भी बोल सकते थे जो आप क्यों इसमें मामला में पड़ रहे हैं या आप कौन है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं जवाब दिया। उन्होंने क्या बोले, ठीक है हम बोल देते हैं इंस्पेक्टर साहब को इसके ऊपर अग्रतर कार्रवाई करने के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब बताइए यहां पर में दोनों तरफ देखिए कैसा जवाब मिलता है। उसके बाद हमने डीएम साहब से संपर्क किए, उनके पास भी ये जानकारी दिए। वो बोले ठीक है हम बात करते हैं संबंधित पदाधिकारी से और उनको जरूरत पड़े तो आप एसपी साहब के पास ले जाके आवेदन दिलवाइए। लेकिन हम चाह रहे हैं इस गरीब को न्याय मिले,
मदद मिले। अगर नहीं मिलेगा तो कल होकर के यही गरीब कोई ठोस कदम उठा लेता है, कोई गलत कदम उठा लेगा, तो वही पुलिस प्रशासन बाद में इनको आएंगे अरेस्ट करने, पकड़ने, इनके ऊपर आरोप लगाने, जो आप इस तरह का क्रिमिनल है, बदमाश है, अनेकों तरह की आरोप लगता है। लेकिन उससे पहले अगर प्रशासन सजग हो जाए, गरीब का खून चूसना छोड़ दे, तो गरीब जो है आराम से जाएगा। पुलिस से क्यों डरता है लोग? कहीं घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे कोई मर जाता है, लोग उसको हाथ लगाना नहीं चाहता है, जानकारी देना नहीं चाहता है प्रशासन को। क्यों? इसी वजह से जो अगर हम किसी को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दे या किसी को प्रशासन को कॉल कर दे, बोले तुम कहां से हो, बोलो कैसे देखा, क्यों देखा, कब देखा, 100 सवाल जवाब करता है। इसके लिए लोग परेशान रहता है, इसके लिए लोग छोड़ देता आगे है। क्या कुछ उम्मीद है, इंसाफ मिलेगा अंजुम देखिए, को? डीएसपी साहब से बहुत बड़ी उम्मीद है। डीएसपी साहब बोले हैं जिस हिसाब से, हमें बहुत बड़ी उम्मीद है डीएसपी साहब से। और ये शब्द इंस्पेक्टर साहब जैसा बोले, ये उम्मीद नहीं था हमें, जो इस तरह की एक इंस्पेक्टर साहब क्या हैं। कहेंगे आप संजय जी, अंजुम के साथ जो हुआ, जो इनके ससुराल वाले के द्वारा बहुत पता नहीं गलत क्या हुआ है। सही है? बहुत गलत हुआ है और इस पर सच्चाई की जांच होनी चाहिए। जो सच्चाई होगा, जो आरोपी है उसको इमीडिएटली गिरफ्तारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या खाक पढ़ाएगा और बचाएगा इसी दिन देखने के लिए? इसी दिन के लिए बेटी को बचाएगा और पढ़ाएगा, जो आगे चल के बेटी अभिशाप बन के मेरे सर पे बैठ जाए, शादी कर दूं, दहेज दे दूं, दहेज पर दहेज देते रहूं, मरते रहूं, खून चूस के दे दे, खून बेच के दे माँ बाप। तब तो कोई बाप बेटी पैदा नहीं करेगा। कोई बाप बेटी पैदा नहीं करेगा, कैसे करेगा? लोग को डर होता है। कोख में क्यों मार देता है? कोख में क्यों मार देता है? सरकार अल्ट्रासाउंड बंद करवा दिया है, क्योंकि उसमें माँ बाप देख लेते हैं हमारे पेट में कौन से बच्चे पल रहे हैं। बेटी तो चलो इसको मार दो, क्यों? यही सब दिन के लिए करता है लोग, इसी के लिए। जो अगर बेटी पैदा करेंगे, कल होकर के दहेज मांगेगा, नहीं दे पाएंगे, बेटी का शादी नहीं होगा, या बेटी की शादी कर दी है कहीं से कर्जा लेकर के, तो ससुराल वाले उनके बोलते रहेंगे, खून चूसते रहेंगे सिरिंज से निकाल निकाल के, और हम यहाँ पे मरते रहे। इसके लिए लोग बेटी पैदा नहीं करता है। इस पे जल्द से जल्द अंकुश लगना चाहिए, दहेज प्रथा पे रोक लगनी चाहिए। हाँ, ये हमने बोल रहे हैं। देखिए, दहेज प्रथा ठीक है, आप सामान दिए, बर्तन दिए या गाड़ी दिए, मोटरसाइकिल दिए, आपके पास पूंजी है तो आप दे दिए, और जिसके पास नहीं है वो माँ बाप क्या करे? कहां से वो लाके देगा? तो सरकार को पूर्ण रूप से ये दहेज का मामला बंद करना चाहिए। कोई भी जाति की हो, जाति विशेष पे नहीं, कोई भी जाति की हो, कोई भी धर्म की हो, दहेज प्रथा बंद होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के जिला मीडिया प्रभारी संजय कुमार सिंह मौजूद थे। हम एक बार फिर वापस अंजुम परवीन के पास जा रहे हैं। अंजुम, आप क्या चाहती हैं? आप क्या उस घर में रहना है, या फिर उस घर से हमेशा के लिए रिश्ता नहीं रखना है, या फिर आपको इंसाफ चाहिए? तो किस तरह का इंसाफ चाहिए? आप प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाएंगे? जो पदाधिकारी देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे? जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ हमें मिलना चाहिए बहुत जल्द। आपके साथ जो हुआ वो उनकी इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए जी। चलिए, अंजुम परवीन मेरे साथ मौजूद है। हम अंजुम के गांव में है। मैंने पहले ही बता दिया शुरुआत में ही कि मैं कहाँ हूँ और किस जगह पे मौजूद हूँ। पड़ता दहेज उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न क्या कुछ होता है, सरकार उस पर लगातार अंकुश लगाने की प्रयास कर रहे हैं, दहेज प्रथा को रोक रहे हैं और दहेज लोभियों को जेल भी भेजा जा रहा है। लेकिन बावजूद लोग आज भी मानने को तैयार नहीं है। न तो उसे न्यायालय का डर है, न ही उसे प्रशासन का डर है, और न ही उसे किसी अन्य समाज का भय और डर है। खास करके किसी भी वर्ग के लोग हो, मैं जिस परिवार में हूं, मुस्लिम समुदाय में, वैसे भी उनके धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो दहेज लेना और देना दोनों हराम है। लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से लोग दहेज ले भी रहा है और दहेज दे भी रहे हैं। चलिए, ये खबर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे प्रयास को आप लोग आगे तक जरूर सफल कीजिएगा। बहुत बहुत